देखो, कल हमने सीखा था, बेसिक्स बता रही हूँ, सब लोग फॉर्मूला नोटबुक निकाल के रखेंगे ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल, वो किससे दी जाती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से दी जाती है, जहां पे ए बी सी क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स, और x और y क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि इसमें अगर हम x और y की वैल्यूज अपनी तरफ से रखें, लाइक x की वैल्यू रखी, कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकाल ली, यानी इसके जो सॉल्यूशंस हैं अगर मैं उनको प्लॉट करूं तो उनको ज्वाइन करने पर हमेशा मुझे क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, राइट? सीखा था। अब 10th क्लास में हम ऐसी दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, which is called pair of linear equations in two variables। अब दो इक्वेशंस हैं, इसका मतलब दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। जो पहली इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो दूसरी इक्वेशन है वो दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं? और अगर ये लाइंस की इक्वेशन x और y में है, इसका मतलब हम इन्हें एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये हमारा कौन सा प्लेन हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन हो गया। या मैं आपसे कहूं कि आपके रजिस्टर की अगर मैं बात करूं, आपका जो कॉपी का पेज है, रजिस्टर का पेज है, वो क्या है? 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो अगर मैं उसको एक्स और वाई प्लेन बोल दूं तो उसमें आप वो लाइन किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। आपको कहा कि आप अपने रजिस्टर पे दो लाइंस ड्रॉ करो, तो आपके पास सिर्फ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो जो आप लाइंस ड्रॉ करोगे वो या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, एक दूसरे को कट करेंगी, या हो सकता है कि वो दोनों लाइंस कैसी हो? पैरेलल हो, या हो सकता है कि आपने एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी हो, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस, है ना? और यह हो सकता है कि आप लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है जो आप लाइन ड्रॉ कर सको? अब आप कहोगे यस मैम है, आप ऐसे कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं मैम हमने एक लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, एक लाइन ना हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, अब ये ना तो पैरेलल है, ना इंटरसेक्टिंग है, ना परपेंडिकुलर है, ना ओवरलैपिंग है। ये जो लाइंस हैं स्टिल दे आर इंटरसेक्टिंग। कैसे? क्योंकि इसका जो ये एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो का मतलब है कि इसकी लेंथ ना अप टू इंफिनिटी है, ये कभी खत्म नहीं हो रही। तो अगर मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाऊं इस लाइन को, तो आप देख रहे हो कि ये हमारी लाइन जो है वो पहले वाली लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन चार के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो एक ही प्लेन में लाइंस को ड्रॉ करने की। इन चार में से ही कोई ना कोई एक केस जरूर बनेगा, या तो इंटरसेक्टिंग, या परपेंडिकुलर, या पैरेलल, और या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। इतना समझ आया या नहीं? राइट। अब उसके बाद हमने आपको बताया था, अब अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे करिए। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी जितने पॉइंट्स दो लाइंस पर कॉमन होंगे, वो इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहलाते हैं। लाइक अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन पॉइंट कितने हुए? ओनली वन, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कितने सॉल्यूशन हो गए? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ओनली वन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है। अगर पैरेलल है तो Now, as parallel lines do not intersect each other, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है पैरेलल लाइंस, so that's why उसका कैसा सॉल्यूशन हो गया? नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब उस पे बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे। किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। फैन ऑफ कर दो। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस की बात करूं तो परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक। पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इतना समझ आया या नहीं? अगेन पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी
इंटरसेक्टिंग या परपेंडिकुलर लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और सॉल्यूशन का मतलब बताया क्या था कि सॉल्यूशन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या द पॉइंट्स ऑफ कॉमन जो कि दोनों लाइन पर लाई कर रहे हैं वही उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसको हमने समराइज करके एक साथ लिख लिया था, राइट। और फिर आपको बताया था कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो और चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो जो आपके पास दो लाइंस दी होंगी, दे लाइंस विल बी नोन एज कंसिस्टेंट, राइट। और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? नो सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और वो किस केस में नहीं करता? पैरेलल लाइंस के केस में। तो अगर लाइन पैरेलल है तो सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। और अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग है या परपेंडिकुलर है या कोइंसिडेंट है, तो उस केस में सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट, राइट। इसके बाद हमने सीखा था कि कंडीशन लगा के हम ये कैसे चेक करते हैं कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या परपेंडिकुलर है। क्या बताया था? आपके पास दोनों इक्वेशन में ध्यान दो, जो x का कोफिशिएंट है, पहली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? a1। y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? a2, y का b2 और कांस्टेंट टर्म c2। जैसे कि इस इक्वेशन में अगर मैं a b c की बात करूं तो a1 क्या है? 2, b1 क्या है? -3, c1 क्या है? 5, a2 क्या है? 7, b2 क्या है? -5, c2 क्या है? 3। तो ये a1 a2 b1 b2 इसे निकाल लिया। अब हमें करना क्या होता है? हमें ये तीन रेशोज निकालने हैं अलग अलग। लाइक अगर मैं इसी में बात करूं a1/a2 तो वो क्या रेशो हो जाएगा मेरा? 2/7 हो जाएगा। b1/b2 यहां से क्या हो जाएगा? माइनस के 3/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/5 हो गया। c1/c2 कितना आ जाएगा? 5/3। ये तीनों रेशोज निकाल लिए, ये हमें सेपरेटली निकालने हैं। उसके बाद हमें चेक करना है, और कंडीशन क्या थी कि अगर ये दो रेशो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तो लाइंस कैसी होती थी? इंटरसेक्टिंग है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक, और सिस्टम क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में तो इक्वल हो लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो, तब लाइंस क्या कहलाती है? पैरेलल। उस केस में नो सॉल्यूशन और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगर तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगेन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, राइट। क्लियर। और कुछ हमने कल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, लाइक ये इट वाज एग्जांपल 1 पेज 3.47 पे। ठीक है, इसके बाद से शुरू करते हैं। ये था आपका पेज 3 पॉइंट कौन सा था? 47। यस, हाँ ये एग्जांपल 1 ही हुआ था सिर्फ। नेक्स्ट अब आ जाओ कि इसमें ना इन कंडीशंस पर बेस्ड आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आते हैं। तो पहले एक फॉर्मूला नोटबुक में एक क्वेश्चन करेंगे, हेडिंग डालेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट when the system is given as intersecting lines। मैंने शॉर्ट में बनाया है ये intersecting lines, इसका मतलब ये है intersecting, ठीक है, या parallel lines या coincident lines, और मे बी वो दे दें कि नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन
और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी आपको ये तो कह देंगे कि द लाइंस आर पैरेलल या द लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, और कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पहले हम फॉर्मूला नोटबुक में करेंगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन फॉर्मूला नोटबुक में, और उसके बाद हम उसको रजिस्टर में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दो इक्वेशन आपको दे दी, से एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैं थर्ड पार्ट लिख रही हूं, ये एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट है। बुक आपके पास होगी, पेज नंबर है 3.49 एलिमेंट्स, राइट। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको kx माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने एक चीज और दे दी कि ये जो इक्वेशंस है सच दैट द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। खुद ही दे दिया इन्होंने कि इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की। तो हम कंडीशन लेकर के चलेंगे, कंडीशन चेक नहीं करेंगे, कंडीशन लेके चलेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है सादिक, यूनिक सॉल्यूशन की? अभी तो हमने रिवाइज भी किया है, कल कराया था। अच्छा बोल नहीं पा रहे, पढ़ के बोल दोगे, पढ़ के बोल दोगे, अच्छा वैसे नहीं बताओ। लो, क्या कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन A1 upon A2 is not equal to B1। बिल्कुल सही, लिख देंगे कंडीशन, राइट डाउन फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। डन। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। पुलकित देख के बताओ मुझे A1 कितना है और A2 कितना है। A1 कहां से पता चलेगा, पहली इक्वेशन में जो x के साथ कोफिशिएंट है कितना है 2, और A2 कैसे पता चलेगा, जो दूसरे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है कितना है k। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2 अपॉन k बन जाएगी। समझ आ रहा है, फिर नॉट इक्वल का साइन, ठीक है। रितेश B1 B2 बताओ कितना है, B1 है 3 और B2 कितना है -6, ठीक है। अब वैल्यू निकालने के लिए इस 3 से तो पहले कट कर दो, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन -2 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो k नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस, दैट इज द आंसर कि k आपका -4 नहीं होना चाहिए, यानी -4 के अलावा कुछ भी हो इस सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन में वैल्यू निकालनी समझ आ गई। अगला देखो एग्जांपल 3 का थर्ड पार्ट बता रही हूं मैं, ये भी आप अभी पहले फॉर्मूला नोटबुक में करोगे। एग्जांपल 3 का थर्ड पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the given equations has, ये ज्यादा आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ये ज्यादा आता है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इक्वेशंस दे क्या रखी है आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और k प्लस 1x और प्लस 2k माइनस 1y इज इक्वल्स टू 4k प्लस 1, ठीक है। सॉल्यूशन करना है। ओम
ये दे रखा है, पढ़ना क्या है ये? हाँ, तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, व्हाट इज द कंडीशन? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to, बिल्कुल सही, is equals to c1 by c2, यही होता है इनफाइनाइटली मैनी उसकी कंडीशन, राइट? अब इसमें वैल्यूज रखनी है ना? शुभम बताओ जरा, a1 और अपॉन a2 की जगह क्या लिखेंगे? अपॉन में 1, x नहीं लिखना है ना, और a1 और a2 भी नहीं लिख रहे, इनकी वैल्यू डालनी है, ठीक है? इज इक्वल टू b1 b2 की, रितेश 3 2 -1 2k -1, पुलकित 7 7 या -7, उसमें माइनस ब्रैकेट में 4k + 1, और उसके बाद आप माइनस से माइनस कट करोगे, ये चीज ध्यान रखना। हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के दोनों ही यहां पर है, लेकिन इन केस अगर इन्होंने पहली इक्वेशन ये दे दी कि 2x + 3y - 7 = 0, और राइट साइड दूसरी इक्वेशन यही दे दी, यानी अगर इन्होंने ये इक्वेशन दी है और ये इक्वेशन दी है, अब मैं आपसे कहूंगी c1/c2 की वैल्यू रखो, तो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, c1/c2 की जगह ये लिखते हैं -7 और अपॉन में 4k + 1, फिर गलत हो जाएगा। तो या तो कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में, या तो दोनों इक्वेशन में राइट में होनी चाहिए, या तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट में होनी चाहिए, अदरवाइज आपने एक को नेगेटिव लेना है। तो मैं इसीलिए स्टार्टिंग से बताती हूं कि अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म राइट में दे रखा है तो आप दोनों को ही माइनस में लो। क्यों? क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ax + by + c = 0। सो व्हाट इज c? जब c लेफ्ट में होगा, तो ये 7 जब लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में जाएगा, ऐसे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जब लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो हमने पहले से ही माइनस में ले लेना है ताकि हम माइनस से माइनस कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज नहीं करनी कि पता चला एक इक्वेशन में तो लेफ्ट में दे दिया कांस्टेंट, दूसरी इक्वेशन में राइट में दे दिया, अब आपने साइन का तो ध्यान रखा नहीं, एक को एज इट इज ले लिया, ठीक है? फिर वहां पे आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इट इज बेटर कि पहले से ही एक चीज याद रखो कि कांस्टेंट को पहले हमें कहां लेके आना है? लेफ्ट में लेके आना है, और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। ये समझ आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। लाइक मैंने एक बार कोई भी दो को ले लो, चाहे आप इन दोनों से निकाल लो, चाहे आप इन दोनों से कर लो, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड से कर लो, योर विश। कोई भी दो चीज लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और के की वैल्यू खुद से निकाल के दिखाओ। मैं शुरू के दो ले रही हूं, सपोज आई एम टेकिंग 2/k + 1 और 3/2k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ आ जाएगा 2k - 1, 3 के साथ आ जाएगा k + 1, है ना? हाँ, कितनी आगे वैल्यू? 3k + 3, 3k को इधर लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 4k - 3k, और ये +2 इधर, तो k की वैल्यू 5। सबका यही आंसर आ रहा है? अच्छा ये बताओ किसने सेकंड और थर्ड पार्ट को लेके किया है? किसी बच्चे ने 3/2k - 1 और 7/4k + 1 इनको इक्वल लेकर के किया किसी ने? एक बार इसको भी लेकर के करके देख लो फटाफट से, ताकि मन से डाउट निकल जाए, है ना? फटाफट से कर लो और बताओ यहां से भी k की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 ही आ रही है ना? ओके। अच्छा एक बार चलो मेरे कहने पे फिर एक छोटा सा काम और करो, फर्स्ट और थर्ड को भी लेकर के कर लो। इसको 7/4k + 1 इसको भी लेके करके देख लो, इससे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। रजिस्टर से पेज फाड़ा मत करो, यहाँ पे ये देखो ऊपर फोल्डर दिख रहा है, इसमें बहुत सारी शीट्स है खाली। अब तो ले लिया, आगे से ध्यान रखना। इसको सिंप्लीफाई करके भी मुझे k की वैल्यू निकाल के बताओ। 5 ही आ गया, यानी कि अब ये चीज सब मतलब पक्का हो गया कि कोई भी दो इक्वेशन इसमें से आप ले सकते हो और दोनों से आपकी वैल्यू सेम ही आने वाली है, चाहे आप कोई भी दो पेयर लो। पुलकित समझ आ गया? रितेश नोट कर लिया? करो।
तू वहां मत देख, तू इधर देख ले, तेरे को तो यहीं पे दिख जाएगा, तो उधर वहां देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या नहीं? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसी में जो कि नो सॉल्यूशन का होगा, और उसके बाद फिर हम इसी टाइप के क्वेश्चन आज जो प्रैक्टिस करेंगे वो कहां करेंगे? रजिस्टर में, राइट? सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4 का सेकंड पार्ट करा रही हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम या द गिवन equations have no solution. Have no solution. Equations लिखो। लिख ली? लिख लिया? ओके। आदित्य, यहां पर ये कंडीशन दी हुई है, क्या क्या कंडीशन होती है? लिखेंगे क्या? ये वर्ड लिखना कंपलसरी है। फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ये लिखना है। ये नहीं कि खाली सीधा कंडीशन कंडीशन लिख दी, वो किस चीज की कंडीशन है वो बताना है हमें, राइट? तो फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन है? A1 upon A2 हाँ equals to B1 upon B2 हाँ, not equal to C1 upon C2. वेरी गुड, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलो अब जरा मुझे A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी बता दो, मैं क्या लिखूं? Upon 2k minus क्यों? k x के साथ है। यस, यहाँ पर मैंने यही चीज करी थी जो कि जनरली पेपर में भी और टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगी। क्या किया हमने? देखो, मैंने पहली वाली इक्वेशन में ना x वाली टर्म को बाद में लिखा है। अब जो बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा तो उसको तो पता चल जाएगा मुझे कि 3 जो है वो हमारा A1 है, और जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो पता क्या लिखेगा? वो लिखेगा ये 1 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। बहुत से बच्चे होंगे जो ये लिख रहे होंगे। किस किस ने लिखा है तुम में से? किसी ने लिखा है ऐसे? नहीं ना? तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है? हमेशा जो x के कोफिशिएंट है वही A1 A2 है, और ऊपर हमने जो x वाली टर्म है वो पहले बाद में लिखी हुई है, तो लेना उसी का कोफिशिएंट है, ठीक है? तो A1 आपका 3 है और A2 कितना है? 2k माइनस 1। B1 B2 बोलो। k minus यस, minus 1 ब्रैकेट में माइनस और ब्रैकेट में 2k प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अगेन आपके पास ये लाइन समझ आ गई या नहीं? ठीक है, अब जरा देखना, अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये क्वेश्चन जनरली पेपर में आता है 1 मार्क में, के की वैल्यू निकालने वाला, ठीक है? और उसमें ऑप्शन में ना के की इक्वल वाली वैल्यू में से ना मिल करके आंसर के नॉट इक्वल वाली में भी होता है। एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें के नॉट इक्वल्स टू दिया होगा। अब नॉट इक्वल का मतलब है कि अगर आप ये दो लोगे तो आपका आंसर आएगा जो आएगा वो के नॉट इक्वल्स टू की फॉर्म में आएगा, है ना? और अगर आप ये वाले 2 पोर्शन लोगे तो आपका के का जो आंसर आएगा वो इक्वल फॉर्म। तो आपने इस पर्टिकुलर में दोनों फॉर्म में आंसर निकालना है। सेम है ना? सेम क्यों आएगा? कोई पर्टिकुलर वैल्यू के की उसके इक्वल भी और ना भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, दोनों में से एक होगा, है ना? बट आंसर आपको यहाँ पे दोनों निकालने हैं, के क्या होना चाहिए और के क्या नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड करेंगे तो भी नहीं आएगा। बिल्कुल, फर्स्ट और थर्ड करोगे तो भी नॉट आएगा, ठीक है? तो अब एक बार तो आप लेकर के चलो यहां से कि 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो नितिश। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तू इधर देख लेना, आप दिख रहे यहाँ नहीं दिख रहा? अच्छा वहां दिख रहा है, ठीक है, चल जहां तेरे को कंफर्टेबल लगे बोल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, क्या लिखूं? वो 3k minus 1 3 के माइनस 3, हाँ हाँ upon 1
अपॉन नहीं, ये 2 के माइनस, हाँ, 2 के हाँ minus। ये तो राइट में हो जाएगा। हाँ अब शिफ्टिंग करो, तो 3 के और ये 2 के इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे पहले से माइनस का 1 था। ठीक है, तो कितना बचा? ये स्टेप समझ आ गया या नहीं? ठीक है शुभम, अब तुम ये बताओ, अगर मैं ये लेकर के चल रही हूं 1/2 के प्लस 1, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी इसकी इधर और इसकी इधर, तो क्या लिखूं? इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू? हाँ शिफ्टिंग करनी है। नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 1, -1 हाँ -1 और -1। अब यहाँ क्या बचा? के, वेरी गुड, -2, यानी कि के की वैल्यू 2 तो होनी चाहिए और -2 नहीं होनी चाहिए। तो अब ऑप्शन में वो कई बार पता कैसे देते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दे दिया उन्होंने k इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन दे दिया k इज इक्वल टू 3, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे दिया उन्होंने k नॉट इक्वल्स टू 2, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया k नॉट इक्वल्स टू -2। अब इक्वल वाला तो तुम्हारा कोई इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा ना, तुम्हारे पास तो k इज इक्वल टू 2 आ रहा है, जबकि इन्होंने क्या लिखा है k नॉट इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका इसमें? यस, दिस विल बी योर राइट आंसर। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, और ये आएगा भी 1 मार्क में, ये भी बता दूं। अगर वो ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में देंगे तो होगा क्या, जब आप कंडीशन लगाओगे तो आपके पास ना k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। अब वो जैसे यहाँ तो लीनियर बन रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन बन रही है? क्योंकि इसकी पावर 1 है, k की पावर 1 है। अगर क्वेश्चन ये 3 नंबर में आएगा तो 110% यहां कंडीशन लगाने के बाद जो आपको k में इक्वेशन मिलेगी वो क्वाड्रेटिक मिलेगी। उसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे, जैसे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में किया था, है ना, वहां से k की 2 वैल्यूज आएंगी। फिर उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक k की वैल्यू दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रही हो, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, तब जाकर के वो क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का बनेगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको प्रैक्टिस, ताकि आपके माइंड में रहे कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये नोट कर लो सब लोग पहले, और आप इसके बाद आप निकाल लेना रजिस्टर। इसके बाद रजिस्टर निकालेंगे और मैं बताती हूँ अब किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरली आएंगे, और आज आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नोट कर लिया इसको सबने? अच्छा समझ आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ, अच्छे से समझ आ गया? चलो फिर रजिस्टर में एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 6, सेकेंड पार्ट। इसमें अब 2 वेरिएबल्स निकालने हैं, 2 कांस्टेंट निकालने हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b for which the given system has infinitely many solutions। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है infinitely many solution, 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए, एक बार फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करके मिलेगी, एक सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशंस क्या दे रखी हैं? 3x plus 4y is equals to 12. The next one is a plus bx plus 2 times a minus by is equals to 5a minus 1. Shubham, condition for this, for infinitely
many solutions. हम्म, बहुत बढ़िया, सही बोल रहा है ये, गलत बोल रहा है ना? हाँ, इससे पता चलता है ना तो घर जाकर के तुमने फॉर्मूला नोटबुक पढ़ी, और अब जब मैंने रिवीजन कराया था तुमने अब भी ध्यान नहीं दिया है ना। डेली पढ़ ले फॉर्मूला नोटबुक, वरना तू भूल जाएगा। अब समझ आ गई? तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए तीनों आपस में इक्वल होते हैं। पुलकित सब ठीक है? परेशान सा लग रहा है, ठीक है ना? समझ आ रहा है? ओके, वैल्यू बता चल फिर। 3 4 8 ए एक्स प्लस बी एक्स या सिर्फ ए प्लस बी? हाँ, आगे। 4 अब तू रुक जा, बोल भाई रितेश। 4 from हाँ, a minus b। और टू ना लिखूं? नहीं लिखो। नहीं लिखो तो फिर तू कह रहा ना लिखो। हाँ, आगे। 12 12 लिखूं -12 लिखूं? minus 1 -12 और अपॉन में 5a minus बस खाली 5 -1, इसको ब्रैकेट में लिख के बार माइनस, है ना? हाँ, अब माइनस से माइनस कैंसल। अब एक बार तो ये दो ले लो, एक बार ये दो ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो इक्वेशंस मिलेंगी। वो इक्वेशन क्या आ रही है वो मुझे बताओ। हाँ जी, ये है 3 नंबर का क्वेश्चन, ये आते हैं 3 नंबर में, ठीक है? जिसमें सिंपल एक के की वैल्यू निकलवाएगा ना, वो हमेशा 1 नंबर में आएगा, हमेशा। 2 वैल्यूज निकलवाएगा तो वो 3 नंबर में देंगे। अब चैप्टर का समझ आ गया तुम्हें कि इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक? एक नंबर का आएगा जरूर, 110% हर साल आता है। ये तो आता है ना पुलकित तुम्हें सॉल्व करना? करो करो। ए की वैल्यू 5 क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। ए की वैल्यू 5 नहीं अच्छा ओके, मैं भी कर लू ना, यहां तक बताओ, ठीक है? हाँ, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ए की जगह 5b, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं? सबका बी 1 आ रहा है या नहीं? जिसने कर लिया
करण थोड़ा सा ना खुला खुला लिख और साफ सुथरा काम कर, जो तेरे को भी समझ आए और टीचर को भी समझ आए। रितेश ध्यान से, बीच में इक्वल का साइन नहीं लगाया तुमने, ध्यान से काम करो। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई की लेकिन यहाँ पे बीच में ये देखो ये नहीं लगाया था, नहीं लगाया था ना, लगाओ उसको, ठीक से करो काम। हाँ, जैसे आप बी को 1 रखोगे तो आपके पास ए की वैल्यू 5 इंटू 1 से 5 आ जाएगी और यही आपका आंसर। पुलकित कहां तक किया है, फिर से दिखा जरा, दिखा। ये कहां से लिखा तूने, ये वाली इक्वेशन कहां बनाई है, एक मिनट पकड़, आधा अधूरा काम किया तूने। ये देख तूने ना ये वाला पोर्शन करा ही नहीं, नहीं रखा ना, ऐसे पार्टीशन बना के काम कर, पहले पार्टीशन बना ले, ठीक है। देखो समझो सब लोग, ये पहले ना ऐसे पार्टीशन बना लो, उसके बाद पहले आपने इन दोनों को लिखा ना तो इसको लिख दो, और दूसरी साइड आपने इन दोनों को इक्वल लिया है तो इसको लिख दो, ताकि आपको इंडिविजुअली 2 इक्वेशन मिल जाए। तो यहां तक का काम सबने करना ही करना है, ठीक है। ऐसे पार्टीशन बना के करोगे ना तो फिर कुछ स्किप नहीं होगा। तुमने ना बेटे पता क्या किया है, ये देख इधर, तूने ये नहीं लिखा, तूने ये लिखा उसके बाद सीधे यहां पे रखना शुरू कर दिया है ना, इसको नोट करो। बताओ क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं अच्छे से। अब जरा इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखा दो मुझे, एग्जाम्पल 6 का ही फर्स्ट पार्ट, बुक है सबके पास, है ना, फर्स्ट पार्ट करके दिखा दो।